हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मैकाले ने, बी है विलियम बेंटिंग ने, सी है वारेन हेस्टिंग ने और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले का ऑप्शन सी सही उत्तर है, वारेन हेस्टिंग ने। प्रश्न का दूसरा है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? ऑप्शन ए है राधा कृष्णन आयोग, बी है मुदालियर आयोग, सी है कोठारी आयोग और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सी सही उत्तर है, कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं और कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। प्रश्न के तीसरा है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है 1980, बी है 1982, सी है 1990 और डी है 1992। तो प्रश्न के तीसरे का ऑप्शन बी सही उत्तर है, 1892 में। प्रश्न के चार है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए है 16 मार्च 1911, यही सही उत्तर है। गोखले जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न के 5, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, बी है डॉक्टर एम टी व्यास, सी है श्री डी एस कोठारी और डी है डॉक्टर ताराचंद। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, डॉक्टर डी एस कोठारी। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि जो कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। यहाँ 64 दिया है तो उसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर डी एस कोठारी। और कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे तो डी एस कोठारी ही तो थे, तो वही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। और जो आपको स्थापना याद होगा तो यहाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न क्या 6 है, पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। ऑप्शन ए हंटर आयोग में, बी है 1813 के आज्ञा पत्र से, सी है मैकाले के विवरण पत्र से और डी है वुड के आदेश पत्र से। तो छठवें का ऑप्शन बी से उत्तर है, 1813 के आज्ञा पत्र से। प्रश्न के साथ है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया था। ऑप्शन ए है 1970 ईस्वी में, बी है 1975 ईस्वी में, सी है 1976 ईस्वी में और डी है 1980 ईस्वी में। तो सातवें का ऑप्शन सी सही उत्तर है, 1976 ईस्वी में। प्रश्न के 8 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, बी है लॉर्ड वेलेजली, सी है चार्ल्स ग्रांट और डी है इरविन। तो आठवें का ऑप्शन बी सही उत्तर है, लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न के 9 है, निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पे निस्यंदन या निस्पंदन, इसको कहीं कहीं निस्यंदन भी मिलता है और इसको छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, निस्पंदन, निस्यंदन और छनाई का सिद्धांत। के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है चार्ल्स ग्रांट, बी है लॉर्ड मैकाले, सी है लॉर्ड वेलेजली और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 9वें का ऑप्शन बी से उत्तर है, लॉर्ड मैकाले। इन्होंने निस्यंदन या निस्पंदन के सिद्धांत में बताया कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। उच्च वर्ग अपने से छोटे वर्ग को सिखाएगा, फिर उससे सीख लेंगे, उससे छोटे वाले, ऐसे सभी को शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न के 10 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन बी से उत्तर है, 1986 से 87 के बीच में। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था। इसके साथ इसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि अति लघुत्तरी में पूछ सकता है। प्रश्न के 11 है, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। वही है छनाई का सिद्धांत, निस्पंदन का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत, जिसको लॉर्ड मैकाले ने दिया। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। तो किसके लिए लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन है उच्च वर्ग की शिक्षा के हेतु, बी है जन शिक्षा हेतु, सी है अंग्रेजी की शिक्षा हेतु और डी है छात्रों की शिक्षा हेतु। तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये छनाई का या निस्यंदन का सिद्धांत है, उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाती थी जिससे वो छन छन करके धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुंचता था। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। प्रश्न के 12 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, 2009 में। 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के रूप में नियम बना। अगला प्रश्न है, प्रश्न के 13, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा से, बी है प्राथमिक बालिका शिक्षा से, सी है माध्यमिक शिक्षा से और डी है माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है 6 से 8 तक के बालिकाओं के शिक्षा से संबंधित होता है और 6 से 8 तक के क्लास को उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं। यहाँ पे उच्च प्राथमिक दिया नहीं हुआ है, लेकिन जो 6 से 8 तक की जो बच्चियाँ होती हैं, बालिकाएँ होती हैं, वो 12, 13, 14 साल की लगभग होती हैं, तो वो छोटी ही होती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। और जो ऑप्शन डी दिया हुआ है माध्यमिक बालिका शिक्षा से, तो माध्यमिक के अंतर्गत क्लास 9 और 10 आ जाता है। 9वीं और 10वीं क्लास की बालिकाएँ आ जाएंगी जो बड़ी बालिकाएँ होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर नहीं होगा। प्रश्न के 14 है,
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 14वें का ऑप्शन सी सही उत्तर है 1904 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15 है, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? इसका ऑप्शन ए है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, बी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, सी है लंदन विश्वविद्यालय को और डी है पेरिस विश्वविद्यालय को। तो 15वें का ऑप्शन सी सही उत्तर है लंदन विश्वविद्यालय को। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। 16 से लेकर 30 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, जिसका आंसर 30 वर्डों में लिखना रहता है, यानी 30 शब्दों में लगभग लिखना रहता है। तो पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है? ऊपर पूछा हुआ था, दो क्वेश्चन निस्पंदन या निस्यंदन सिद्धांत से पूछा गया था। तो हेडिंग लिखेंगे निस्पंदन सिद्धांत। निस्पंदन सिद्धांत को अधोमुखी सिद्धांत भी कहा जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए यह एक अवधारणा है। इस सिद्धांत का मानना था कि समाज के उच्च वर्गों से शुरू होकर धीरे धीरे निम्न वर्गों तक पहुंचेगी, यानी उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, उसके बाद वो धीरे धीरे निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंच जाएगी। ऊपर हमने बताया आपको। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली का समग्र मूल्यांकन करना और शिक्षा नीति का निर्माण करना था। आयोग ने शिक्षा का क्षेत्र में सुधार, राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका, शिक्षा में समानता और शिक्षा में अनुसंधान और विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? उत्तर, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करना। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। इसका सार्वभौमिक से ही अर्थ है सभी को, मतलब इसका अर्थ है कि किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, सामाजिक स्थिति उसकी कैसी भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कहीं से आता हो, सबको शिक्षा समान अवसर, सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए और सबको शिक्षा मिलना चाहिए। किसी के साथ भेद नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? उत्तर, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य बाल श्रम को खत्म करना। यह योजना 1987 में शुरू की गई थी और इसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह इसके साथ आप इसको याद रखेंगे कि यह योजना 1987 में शुरू की गई थी। ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा हुआ है। यहाँ पे अति लघुत्तरीय पूरा पूछ लिया कि क्या है राष्ट्रीय बाल श्रम योजना, और ये भी पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय बाल श्रम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1987 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, जनशाला कार्यक्रम क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे, जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वयस्कों को साक्षर बनाना है। यानी जो शिक्षित नहीं है और बड़े हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं और अपने काम काज में लग गए हैं, उनको भी साक्षर बनाने के लिए जनशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? उत्तर, न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसा स्तर है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित न्यूनतम ज्ञान और कौशल प्राप्त करें। यह स्तर विभिन्न विषयों जैसे भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया है। यानी कुछ एक निश्चित निर्धारित किया गया है सभी विषयों के लिए, कुछ पाठ्यक्रम या फिर कुछ एक स्तर, वहाँ तक सबको शिक्षा ग्रहण करना है जिससे कि वो साक्षर हो जाए, थोड़ी बहुत समझ आ जाए। ये देखिए, ये जो न्यूनतम अधिगम स्तर है ये दक्षता आधारित अधिगम स्तर से थोड़ा सा मैच कर रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था दक्षता आधारित अधिगम। दक्षता आधारित जो अधिगम होता था वहाँ पे जो कक्षा 1 के लिए जितना पाठ्यक्रम बनाया गया था उतना कम से कम बच्चे को आना चाहिए, वो दक्षता आधारित अधिगम हो जाएगा या फिर स्तर हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूनतम अधिगम स्तर मतलब कुछ गणित में भाषा थोड़ा सा आना चाहिए जो भी बच्चा सीख रहा है, और गणित, विज्ञान थोड़ी सबकी समझ होनी चाहिए जिससे कि वो साक्षर रहे और थोड़ी सी उसकी समझ रहे हर एक विषय की। तो ये न्यूनतम अधिगम स्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और उन्हें स्कूल में सफल होने में मदद करती हैं। प्रश्न संख्या 23 है, पी पोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका, पी पोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ये हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा पी पोस्ट, ऐसे लिखेंगे पी
POST, और इसका फुल फॉर्म होगा प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। तो ये इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दोनों में आप तैयार कर लेंगे, किसी में भी आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। प्रश्न के 24 है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा अपव्यय का अर्थ लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे अपव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। और अवरोधन का क्या अर्थ है? अवरोधन का आशय कक्षा में असफल होने से लिया जाता है, अर्थात एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाई करने के लिए ठहरना है। यानी अपव्यय का अर्थ होता है कि बीच में किसी भी कारणवश बच्चे का विद्यालय छोड़ देना, और अवरोधन का फेल होना, बार बार एक ही क्लास में ही पढ़ना, वो अवरोधन होता है। और अपव्यय का अर्थ है ये किसी कारण, स्वास्थ्य के कारण हो सकता है, या फिर फैमिली की वजह से हो सकता है, पलायन की वजह से उसकी फैमिली पहले कहीं और रहती थी फिर कहीं और चली गई बीच में, तो इसके कारण हो सकता है अपव्यय। और अवरोधन तो मानसिक स्थिति से हो सकता है बच्चे का, ये भी स्वास्थ्य भी यहाँ पे आ जाएगा, स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है अवरोधन, या फिर उसकी मानसिक स्थिति भी कमज़ोर हो बच्चा मंद बुद्धि का हो, तो एक ही क्लास में बार बार पढ़ता है, तो उसे अवरोधन कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न के 25 से, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? उत्तर, प्राच्य पाश्चात्य विवाद 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को लेकर हुआ एक महत्वपूर्ण विवाद था। यह विवाद भारतीय संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने के बीच ठहराव का प्रतीक था। अगला प्रश्न है प्रश्न के 26, डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर लिखेंगे इसका, डीपीईपी परियोजना का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, और इसका मुख्य कार्य पूछा था, तो इसमें लिखेंगे डीपीईपी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि। डीपीईपी ने शिक्षकों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, बेहतर कार्यक्रम और शिक्षण सामग्री और स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा कार्य होगा इसका समानता और समावेश को बढ़ावा देना। डीपीईपी ने सभी बच्चों को शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रश्न के 27 है, बीईपी क्या है? उत्तर, बीईपी का अर्थ है, यानी बीईपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। यह 1994 में शुरू किया गया भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाना था। प्रश्न के 28 है, वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पे क्या नहीं होगा, पर होगा। वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? मैं इसको करेक्ट करके टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, और जो आपको इस क्लास से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर निम्न प्रभाव पड़ा। पहला है, सन 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। दूसरा है, सभी स्तर के स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना हो गई। तीसरा, शिक्षा राज्य का दायित्व माना जाने लगा तथा राज्य के नियंत्रण में आ गई। तो ये सब वुड के घोषणा पत्र का प्रभाव रहा। यहाँ पे चूंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना, इसीलिए 3 ही यहाँ पे दिया, कोई आप 2 लिख देंगे तभी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे जितना जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे आप आंसर दीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 29, ब्रिज कोर्स का क्या आशय है? उत्तर, ब्रिज कोर्स ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम है जो अलग अलग स्तरों के बीच ज्ञान और कौशल के अंतर को कम करने में मदद करता है। यह उन छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो किसी अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या जिनके पास आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी होती है। इन देखिए, ब्रिज कोर्स उसे कहते हैं जो 2 तरह के और जो कोर्स हैं एक ही से संबंधित है, थोड़ा सा अलग हैं, तो उनको ब्रिज कोर्स करा करके और उनको एक दूसरे के कंपेटेबल बनाया जाता है। जैसे बीएड और बीटीसी के बीच में, बीएड वाले प्राथमिक में जो भी शिक्षा इस समय पढ़ा रहे हैं बच्चे, जो 2018 और 2019 में जिनकी भर्ती हुई है, उनको ब्रिज कोर्स कराने की बात की गई है, क्योंकि जो बीएड कोर्स जो है, बीएड वो उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन उनको वो प्राथमिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको ब्रिज कोर्स करा के और प्राथमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको योग्य बनाने के लिए ब्रिज कोर्स कराने की बात की गई है। तो वही होता है ब्रिज कोर्स। अगला प्रश्न है प्रश्न के 30, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? उत्तर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से आशय 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुक्त शिक्षा प्रदान करने से है। इसका अर्थ है, इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग,
सामाजिक आर्थिक स्थिति या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो। देखिए ये प्रश्न तो बहुविकल्पी में पूछा हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2009। यहाँ प्रश्न में ही दे दिया गया है। अगर जो आप यहाँ से भी जब प्रश्न पढ़ेंगे तो वो बहुविकल्पी यहाँ से सही हो सकता है इस क्वेश्चन से। इसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न 10 पूछे जाते हैं, 31 से लेकर 40, जिसका जो जवाब लिखना रहता है, उत्तर लिखना रहता है 50 या उससे अधिक के शब्दों में लिखना रहता है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उत्तर हेडिंग लिखेंगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे क्योंकि ये लघु उत्तरी प्रश्न है। लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा नीति क्या था, उसके बाद इसका लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। इसमें लिखेंगे मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन विचारों से, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। यानी उच्च वर्ग को शिक्षा केवल ग्रहण कराया जाए, बाकी उनके द्वारा निम्न स्तर तक शिक्षा पहुंच जाए। यही था निस्पंदन का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत। इसके बाद है हेडिंग लिखेंगे जो कि पूछा हुआ था लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसमें लिखेंगे मैकाले की समिति को भारत के लिए शिक्षा की नई प्रणाली तैयार करने का काम सौंपा गया था, जो सदियों से चली आ रही पारंपरिक प्रणाली को बदल दी। मैकाले की समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय स्कूलों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए और पाठ्यक्रम पूर्वी मूल्यों के बजाय पश्चिमी मूल्यों और विचारों पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? उत्तर वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स वुड अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। वुड डिस्पैच की विशेषताएं। अब इनकी विशेषताएं क्या थी? इसमें लिखेंगे पहला स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक स्कूली शिक्षा, दूसरा है माध्यमिक विद्यालय में एंग्लो वर्नाकुलर माध्यम, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा। इसके बाद है हेडिंग मैकाले का विवरण पत्र। पहला है इसमें लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारतीय शिक्षा पर विवरण पत्र प्रस्तुत किया। दूसरा है विवरण पत्र ने भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद 1837 में अंग्रेजी को अदालत की भाषा बनाया गया, लेकिन वुड डिस्पैच 1854 ने भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयासों को नियमित किया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है? उत्तर लिखेंगे इसका लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा में योगदान। इसमें पहला है शिक्षा विभाग का गठन। इसमें लिखेंगे कर्जन ने 1901 में भारत सरकार में शिक्षा विभाग की स्थापना की। यह विभाग शिक्षा नीति बनाने, शिक्षा संसाधनों की निरीक्षण करने और शिक्षा के विकास के लिए योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। दूसरा हेडिंग लिखेंगे शिक्षा नीति 1904। इसमें है कर्जन ने 1904 में अपनी शिक्षा नीति घोषित की। इस नीति ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और महिला शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार की शुरुआत की। तीसरा पॉइंट है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। इसमें कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने विश्वविद्यालय के कामकाज का अध्ययन किया और सुधारों की सिफारिशें की। चौथा जो है शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन। इसमें लिखेंगे कर्जन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन बदलावों का भारतीय शिक्षा के विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। कर्जन की शिक्षा नीति के कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। प्रश्न संख्या 34 है कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों को संक्षेप में वर्णन करें। इसमें उत्तर लिखेंगे कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें। इसमें पहला है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए और शिक्षा प्रणाली को एक राष्ट्रीय नीति के तहत लाया जाए। दूसरा है कोठारी आयोग का जो सिफारिश में दूसरा है शिक्षा का माध्यम, यानी शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, कोठारी आयोग ने क्या कहा, इसमें आगे दिया हुआ है, पढ़ते हैं। आयोग ने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को माध्यम रूप में इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा है शिक्षा का स्तर। आयोग ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई सिफारिशें की, जिनमें शामिल है पहला है
लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला जो इसमें हेडिंग है शिक्षा का लक्ष्य। आयोग ने शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास बताया। यहाँ पे इसके बाद पांचवा है, पांचवा लाइन चेंज करना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे ये नीचे से लिखेंगे इसको। शिक्षा का दर्शन। आयोग ने शिक्षा का दर्शन समग्र और मानवतावादी बताया। और छठवां है शिक्षा का भविष्य। आयोग ने शिक्षा के भविष्य को उज्जवल बताया और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे? इसमें लिखेंगे उत्तर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु। इसमें पहला हेडिंग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें लिखेंगे यह नीति 1986 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री राजीव गांधी द्वारा पेश की गई थी। और इसमें दूसरा पॉइंट है यह नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेती है। यहाँ पे प्रमुख बिंदु पूछा है ना, तो इसको बढ़िया रहेगा कि आप एक एक हेडिंग देके सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आप इसमें सब चीज़ कवर हो जाएगा। इसमें दूसरा हेडिंग लिखेंगे नीति के प्रमुख उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना। तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तीसरा है शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़ना। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपलब्धियां। इसमें लिखेंगे पहला है शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सफलता। दूसरा है शिक्षा के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना। और तीसरा है शिक्षा का ढांचा विकसित करना और शिक्षा का स्तर सुधारना। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कमियां। इसमें पहला है शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी। दूसरा है शिक्षा प्रणाली में सुधार की धीमी गति। और तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कमी। क्योंकि हम लोग कमियाँ इसलिए बताया कि वहाँ पे प्रमुख बिंदु पूछा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु को बताना था, तो उसमें तो उपलब्धियाँ या फिर कमियाँ या फिर विशेषताओं तो पूछा नहीं था। आप जितना उनके बारे में जानते हैं, कमियाँ, उपलब्धियाँ, विशेषताएँ सभी को लिख देंगे। अगला है प्रश्न संख्या 36। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख उद्देश्य। ये जो हिंदी में नाम दिया हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये डाइट का फुल फॉर्म है हिंदी में, और इंग्लिश में डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका उद्देश्य पूछा है तो इसका उद्देश्य लिखेंगे पहला उद्देश्य शिक्षकों का प्रशिक्षण। डाइट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण में शिक्षकों को नवीनतम विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, बाल मनोविज्ञान आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी सेवाकालीन का अर्थ है जो भी शिक्षक कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें किसी भी विद्यालय में, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और सेवा पूर्व जो शिक्षक होते हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवा पूर्व अब DLED के छात्र हुए या आप ही लोग हुए सेवा पूर्व शिक्षक, तो इनको भी डाइट में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य होगा डाइट का शैक्षिक सामग्री का विकास। डाइट विभिन्न विषयों पर किताबें, पत्रिकाएं, ऑडियो वीडियो सामग्री आदि विकसित करता है। यह सामग्री शिक्षकों और छात्रों के लिए उपयोगी होता है। तीसरा पॉइंट है शैक्षिक अनुसंधान। डाइट शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन आदि विषयों पर अनुसंधान करता है। यह अनुसंधान शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यानी अनुसंधान करता है शोध, यानी उस पर रिसर्च करता है शिक्षा पर डाइट। और चौथा उद्देश्य है डाइट का शिक्षा प्रणाली में सुधार। डाइट शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी काम करता है। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री का विकास और शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार करता है। अन्य उद्देश्य इसका हो जाएगा डाइट के अन्य उद्देश्यों में शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, शिक्षकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा देना आदि शामिल है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। यानी प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या समस्याएं हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। पहला है शिक्षा का अभाव। भारत में अभी भी कई बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती। यह समस्या गरीबी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, लिंग भेद और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के कारण कमी होती है। यानी शिक्षा का आज भी अभाव है। भले ही सार्वभौमिक शिक्षा की बात कही जाती है, समानता की बात कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी भेदभाव है और शिक्षा का अभाव है। और दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर कम होती है। शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की कमी कुछ प्रमुख कारण हैं।
तीसरा है भाषा की समस्या। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा में भाषा की समस्या एक बड़ी चुनौती है। कई बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती है। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक के विद्यालयों में बच्चों को उनके मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। लेकिन आज भी कई जगहों पे बच्चों की प्राथमिक जो शिक्षा होता है उनकी मातृभाषा में नहीं मिलती है। चौथा है शिक्षकों की कमी। भारत में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाता है। शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार और समाज दोनों ही मिलकर प्रयास करने होंगे, यानी दोनों को काम करने होंगे, तभी जाके प्राथमिक शिक्षा का हाल सुधरेगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, ECCE का क्या उद्देश्य है? तो उत्तर लिखेंगे इसका ECCE का उद्देश्य। ECCE का उद्देश्य हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, ECCE का अर्थ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका दूसरा पॉइंट है यह 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। तीसरा है इसमें शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और भाषा विकास शामिल है। चौथा है बच्चों को एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करना, बच्चों को उनके विकास के लिए आवश्यक उत्तेजना प्रदान करना। अगला पॉइंट है बच्चों को सामाजिक और भावात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना। अगला है बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, NCERT का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर लिखेंगे इसका। देखिए NCERT का हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये दोनों फुल फॉर्म ये अति लघुत्तरी में पूछता है कि NCERT का फुल फॉर्म क्या है, सीधे प्रश्न पूछ देता है, अब पूछा हुआ भी है। तो इसके कार्य को बताना है तो इसमें हेडिंग लिखेंगे पहले आप NCERT, इसके फुल फॉर्म के साथ NCERT इसका हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। ये NCERT के बारे में हो गया। बाकी जो प्रश्न पूछा था NCERT के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शोध कार्य करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना। दूसरा है मॉडल पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन उपकरण विकसित करना, NCERT के कार्य हैं। तीसरा कार्य है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। चौथा है शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना। और पांचवा है शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। छठवां पॉइंट है शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का विकास करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40 जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? तो उत्तर लिखेंगे शिक्षा बिना बोझ के यशपाल समिति के मुख्य सुझाव। यहाँ पे हेडिंग लिख के आप लिखेंगे पहला परीक्षा प्रणाली में सुधार। इसमें पहला पॉइंट है परीक्षाओं को केवल ज्ञान मूल्यांकन के बजाय समय विकास का मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें दूसरा पॉइंट है बोर्ड परीक्षाओं को केवल 12वीं कक्षा में आयोजित किया जाए। इसका अर्थ है जिसका जो सेंटर कहीं और जाता है, एग्जाम अपने स्कूल में ना होकर किसी अन्य स्कूल में होता है तो केवल 12वीं कक्षा में आयोजित हो। और तीसरा पॉइंट है कक्षा 10वीं तक की परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षाओं के बजाय आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आयोजित किया जाए। इसका अर्थ है कि बोर्ड परीक्षाएं हो ही ना क्लास कक्षा 10वीं तक, उसके बाद वो केवल आंतरिक मूल्यांकन हो। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को उनका मूल्यांकन किया जाए, उनको ग्रेड दिया जाए। यही तो है शिक्षा बिना बोझ के, इससे बच्चों में बिल्कुल ही बोझ नहीं पड़ेगा। ये मुख्य सुझाव हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट है परीक्षा प्रणाली में सुधार। इसमें दूसरा जो पॉइंट है पाठ्यक्रम में सुधार। इसमें पहला है पाठ्यक्रम को बोझिल बनाने के बजाय व्यापक और संतुलित बनाया जाए। दूसरा है इसमें पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और मूल्यों को शामिल किया जाए। तीसरा है पाठ्यक्रम को रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाए। तीसरा सुझाव शिक्षण विधियों के बारे में दिया था उन्होंने सुझाव, शिक्षण विधियों में सुधार। इसमें पहला है शिक्षण विधियों को रोचक और प्रभावी बनाया जाए। दूसरा है शिक्षण विधियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन किया जाए। और चौथा जो सुधार का विषय है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का उपयोग कर सकें। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।
इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।